हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी खजाना एंड अगेन आई एम हेयर। और आज के सेशन में मैं चैप्टर नंबर 7 दैट इज़ राइज ऑफ पॉपुलर मूवमेंट उसके कार्टून और क्वेश्चन आंसर्स आपके साथ डिस्कस करूँगी। वैसे तो इस चैप्टर में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट या ज़्यादा इमेजेस नहीं हैं, फिर भी हम एक क्विक लुक ले लेते हैं। आपको पता है कि इस चैप्टर के अंदर हमने सारे जो है सोशल मूवमेंट और एनवायरनमेंट मूवमेंट्स के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें सबसे पहले हमने चिपको मूवमेंट के बारे में डिस्कस किया था। तो पहली इमेज जो आपको दिख रही है दैट इज ऑल्सो ऑफ चिपको मूवमेंट, और इसके अंदर लिखा है कि 2 हिस्टोरिक पिक्चर्स ऑफ अर्ली चिपको मूवमेंट इन चमोली उत्तराखंड। तो इन दो इमेज से जो क्वेश्चंस बनते हैं वो शायद एक ये क्वेश्चन बन जाएगा कि ये कौन सा एनवायरमेंटल मूवमेंट है जो ये डिपिक्ट कर रहा है, दूसरा ये कौन से स्टेट में या ये कौन सी जगह है, ये आपसे पूछ लिया जाएगा। और फिर बाद में फर्दर एक क्वेश्चन और ऐड किया जा सकता है कि व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव्स और व्हाट वर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ चिपको मूवमेंट। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट इमेज हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे दैट इज ये भी एक जनरल सी इमेज है, जिसके अंदर इसके बाद हमने एक और मूवमेंट डिस्कस किया था जो सोशल मूवमेंट था दैट इज़ भारतीय किसान यूनियन का, और ये उसी के ही जो है रैली के बारे में डिपिक्ट किया है। तो आप लोगों के पहनावे से ही पहचान सकते हैं कि ये पंजाब की होगी और ये सारे किसान हैं। तो आप इसमें बता सकते हैं कि पूछा जा सकता है कि कौन से मूवमेंट की रैली है और कौन से स्टेट को बिलोंग करती है, और फर्दर वही सेम क्वेश्चन के उसके फीचर पूछ ले जाएंगे, कॉन्सिक्वेंसेस पूछ ले जाएंगे, या उसके भारतीय किसान यूनियन के क्या ऑब्जेक्टिव्स थे ये आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर जो इमेज है ये दोबारा से सोशल मूवमेंट को डिपिक्ट करती हुई एक इमेज है, जिसके अंदर ये पूछा जा सकता है कि ये कौन से स्टेट की या किस मूवमेंट को डिपिक्ट कर रही है। तो पिक्चर में दिखने वाले वुमेन पार्टिसिपेशन को देख के आप पहचान जाएंगे कि ये सिर्फ वुमेन से रिलेटेड मूवमेंट है। और बेसिकली क्योंकि इस चैप्टर में हमने इस पूरे चैप्टर में ऐसा कोई स्पेसिफिक इमेज नहीं पढ़ी है जो सिर्फ वुमेन से रिलेटेड है, तो यहाँ आप रिलेट कर पाएंगे कि ये सोशल मूवमेंट है, वुमेन से रिलेटेड है, तो ये ज़रूर एंटी एरेक मूवमेंट के लिए होगा जो अल्कोहल की सेल को बैन करने के लिए मूवमेंट किया गया था। और ये जो मूवमेंट है वो हैदराबाद इन 1992 का है। ठीक है, देखिए बेटा कार्टून्स वो ज़्यादातर करिएगा जिनके नीचे इन्फॉर्मेशन गिवन है। ठीक है, और CBSE भी उन्हीं गाइडलाइंस को फॉलो करता है, पूरी NCERT को फॉलो करता है, और जहाँ तक मैं समझती हूँ कि उन्हीं इमेज को ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं जिनके ऊपर जो है नीचे इन्फॉर्मेशन गिवन होती है, और हम लोग ज़्यादातर उन इन्फॉर्मेशन को इग्नोर कर देते हैं और फिर बाद में सोचते रहते हैं कि ये इमेज कहाँ से आई थी। ठीक है, और उसके बाद जो है ये नेक्स्ट इमेज जो इसके अंदर गिवन है दैट इज़ अगेन वुमेन डेमोन्स्ट्रेशन इन फेवर ऑफ एंटी डाउरी एक्ट। जब आप इमेजेस को पढ़ते हैं तो थोड़ा बहुत उसमें कुछ ऐसा मार्क या कुछ ऐसी जो है इसके अंदर पहचान बनाएं कि जब आप पेपर में उसको देखें तो आप पहचान जाएं कि ये जो है किस मूवमेंट से रिलेटेड है। तो ये बेसिकली जो है इमेज जो है एंटी डाउरी से रिलेटेड है, और पूछा जा सकता है कि व्हाट अदर सोशल प्रॉब्लम्स वुमेन फेसेस इन सोसाइटी और कैसे उसको इरेज किया जा सकता है एंड ऑल दैट। ठीक है, तो ये कुछ इमेजेस हैं इस चैप्टर के अंदर। उसके बाद लेट्स कम टू द क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा। बाकी जो मूवमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, और किस में क्या हुआ था, क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे, क्या इफेक्ट थे, वो पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम आगे मैं क्वेश्चन आंसर्स आपको बता देती हूँ कि क्वेश्चन ये क्या मतलब बता रहे हैं और इसके अंदर आपको क्या क्या किस तरीके से लिखना है। ठीक है, सबसे पहला जो हमेशा की तरह ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। द चिपको मूवमेंट के बारे में पूछा गया है कि चिपको मूवमेंट से रिलेटेड ये कौन सी स्टेटमेंट जो है इसमें से गलत है। ठीक है, फर्स्ट है was are incorrect। ठीक है, was environmental movement to prevent cutting down of trees, मतलब एक environment movement है जो पेड़ों के कटने के लिए, मतलब preventing down the trees के पेड़ ना कटे उसके लिए जो है ये मूवमेंट शुरू किया था। ठीक है, raised
Questions of ecological and economic exploitation was a movement against alcoholism started by the women, demanded that local community should have a control over their natural रिसोर्सेज. ठीक है, डेफिनेटली ये बिल्कुल दिख रहा है कि चिपको मूवमेंट है, पेड़ों को काटने से मना किया था, इन्होंने एनवायरमेंटल इशू भी रेज किया था और लोकल कम्युनिटीज़ जो थी वो चाहती थी कि फॉरेस्ट को वो कंट्रोल करें. तो डेफिनेटली ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है कि वॉज अ मूवमेंट अगेंस्ट एल्कोहलिज्म स्टार्टेड बाय मूवमेंट, वो था एंटी आरएक मूवमेंट. ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. उसके बाद सम ऑफ द स्टेटमेंट्स आर बिलो इनकरेक्ट. आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट एंड रीराइट दोज विद द नेसेसरी करेक्शन. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गिवन है, इनमें से कुछ स्टेटमेंट गलत हैं और आपको बताना है कि वो स्टेटमेंट कौन सी गलत है और उनको करेक्ट करके लिखना है. तो पहला है सोशल मूवमेंट्स आर हैम्परिंग द फंक्शनिंग ऑफ इंडिया डेमोक्रेसी. सुनने में ही गलत लग रहा है कि सोशल मूवमेंट जो है डेमोक्रेसी के फंक्शंस को हैम्पर करती हैं. क्रॉस कर देते हैं इसको. ठीक है, दूसरा है द मेन स्ट्रेंथ ऑफ सोशल मूवमेंट लाइज इन देयर मास बेस अक्रॉस द सोशल सेक्शन. बिल्कुल सही है कि जो कोई भी मूवमेंट होता है उसके अंदर जो है जो उसकी स्ट्रेंथ होती है वो पार्टिसिपेशन पे डिपेंड करती है, कि क्योंकि मूवमेंट जो होता है लोगों से होता है. तो इफ देयर इज नो पार्टिसिपेशन देयर इज नो स्ट्रेंथ. ठीक है, उसके बाद social movements in India emerged because there were many issues that political party did not address. ये भी कुछ हद तक सही है, because normally हमने अपने problems को solve करने के लिए political party, democratic governance को setup किया है, पर कई बार जब वो setup हमारी problems को solve नहीं करता तो हम उनके खिलाफ या उनसे हटकर मूवमेंट करते हैं अपनी डिमांड्स को पूरा करने के लिए. तो इसमें से सिर्फ एक यही जो है इनकरेक्ट स्टेटमेंट है और मेरे ख्याल से ये करेक्ट ये होगा कि सोशल मूवमेंट आर नॉट हैम्परिंग द फंक्शनिंग ऑफ इंडिया डेमोक्रेसी. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द रीजंस which led to Chipko movement in UP in early 1970s. What was the impact of this movement? चिपको मूवमेंट जो था बेसिकली जो है उत्तराखंड से रिलेटेड जो है ये मूवमेंट है और जिस समय मूवमेंट था उस समय उसको उत्तर प्रदेश कहलाया जाता था. और उसके बाद से बोला गया कि ये मूवमेंट बेसिकली जो वहाँ के लोकलाइट्स थे उन्होंने शुरू किया था. वो फॉरेस्ट के रिसोर्सेज को इस्तेमाल करना चाहते थे लेकिन वहाँ की अथॉरिटीज़ ने उसको मना कर दिया. फिर बाद में वही फॉरेस्ट जो है वो किसी फॉरेस्ट स्पोर्ट कंपनी को दे दिया गया इक्विपमेंट्स बनाने के लिए. सो दे स्टार्टेड टू रिवॉल्ट और उन्होंने बड़ा ही नया तरीका अपनाया रिवॉल्ट करने का. उन्होंने पेड़ों को हक कर लिया और बोला कि आप इन्हें नहीं काट सकते, इनको काटने से पहले आपको हमें काटना पड़ेगा. उसके बाद इन्होंने कुछ और इश्यूज भी रेज किए कि भाई जो पेड़ों में जंगल में जो पेड़ों का काटना है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है जिसकी वजह से जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो रहा है. और फाइनली वो सक्सेसफुल भी हुए और बहुत अच्छा जजमेंट उनके लिए आया कि अगले कई सालों तक इस फॉरेस्ट को नहीं काटा जाएगा जब तक इसका इकोलॉजिकल बैलेंस जो है वो मेंटेन नहीं किया जाएगा. और ये कुछ उन पहले एनवायरमेंटल बेस्ड मूवमेंट से है जो एनवायरमेंट को बचाने के लिए शुरू हुए थे और वन ऑफ द सक्सेसफुल मूवमेंट रहा. और इसकी पूरी डिटेल जो हम पहले ही चैप्टर में एक्सप्लेन कर चुके हैं, आप जब रीड करेंगे यू विल डेफिनेटली गेट द पॉइंट्स. ठीक है, तो डेफिनेटली चिपको मूवमेंट के बारे में बताया गया और उसके इम्पैक्ट्स के बारे में पूछा गया. डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसको करने में कोई मुश्किल नहीं आएगी आपको. उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, The Bharati Kisan Union is a leading organization highlighting the plights of the farmer. ठीक है, what were the issues addressed by it in 90s and to what extent were they are successful? ठीक है, उनकी जो मेन डिमांड थी डेफिनेटली जो इलेक्ट्रिसिटी रेट्स थे, जो इलेक्ट्रिसिटी रेट जो बढ़ रहे थे बेसिकली वो डिमांड थी उनकी. और वो इसको जो है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के बाहर ऑफिस वो खड़े रहे और अपनी डिमांड को पूरा करने के लिए. पर जब वो डिमांड पूरी नहीं हुई तो उन्होंने जो एक मास मूवमेंट क्रिएट किया, पीसफुल तरीके से उन्होंने जो मूवमेंट क्रिएट किया और बहुत सक्सेसफुली इन्होंने काम किया. हालांकि इस डिमांड के साथ साथ और डिमांड्स भी उनकी जुड़ गई थी, जो हैवी टैक्सेस हो गए या वो ढंग से जो है प्रोडक्शन नहीं हो पा रही थी और भी जो किसानों की अलग अलग दिक्कतें थी वो उसके साथ जुड़ गई थी. और इट वॉज
सक्सेसफुल, आप कह सकते हैं कि इट वॉज टोटली सक्सेसफुल मूवमेंट था, क्योंकि इसमें कोई मारपिटाई नहीं हुई, कोई वायलेंस नहीं हुआ, बहुत लंबे समय तक ये मूवमेंट चलता रहा, लोगों ने सपोर्ट किया, मास पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा था। इंस्टेड देयर इज़ नो स्ट्रॉन्ग लीडर, उसके बावजूद भी भारतीय किसान यूनियन जो है वो बहुत अच्छे से उन्होंने जो है दे स्टूड फॉर देयर डिमांड्स और काफ़ी हद तक वो सक्सेसफुल भी हुए। ठीक है, उसके बाद दी एंटी, काफ़ी डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं जो आप इजीली बुक से फाइंड आउट कर सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 5, द एंटी-अरेक मूवमेंट इन आंध्र प्रदेश ड्यू द अटेंशन ऑफ कंट्री टू सम सीरियस इश्यूज, व्हाट वाज दीज इश्यूज? एक्चुअली में एंटी-अरेक मूवमेंट जो आंध्र प्रदेश नल्लौर डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, वो कई सारी प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए, बर्दाश्त करते हुए, फिर वुमेन ने डिसाइड किया कि हम इसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, क्योंकि ये जो है बहुत सारी परेशानियों का कारण है। क्योंकि मेनली जो हमारे भारत में जितनी भी वुमेन्स हैं, दे आर सपोज टू लुक आफ्टर द होम, और जो मेल होता है वो बाहर जाके पैसा कमाता है। पर क्या था कि वहाँ पे जो गवर्नमेंट थी और कुछ जो प्राइवेट ट्रेडर्स थे, उन्होंने मिलकर जो अल्कोहल की जो सेल थी वो बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बढ़ा दी थी, जिससे वहाँ के जो मेल मेंबर्स थे वो सब काम छोड़कर जो है अल्कोहल की एडिक्टेड हो गए थे। जिससे पहली बात तो ये कि कोई कमाई नहीं हो रही थी, जो कमाई हो रही थी वो सारी अल्कोहल में स्पेंड हो जाती थी, और कई बार जो है अल्कोहल की एडिक्शन की वजह से जो वुमेन का जो है वायलेशन होता था, उनको मार पिटाई की जाती थी, डिस्क्रिमिनेट किया जाता था मेल और फीमेल के बीच में, और डेफिनेटली सोशल हरासमेंट है, मेंटल हरासमेंट है, और इकोनॉमिक हरासमेंट भी है, क्योंकि जो भी इनकम थी वो सारी लॉस्ट हो जाती थी। एंटी-अरेक मूवमेंट में कहीं ना कहीं जो है जो वुमेन डिस्क्रिमिनेशन होता है सोसाइटी के अंदर, और जो प्रिविलेजेस मेल को मिले हैं फीमेल को नहीं मिले, उन इश्यूज़ को भी उठाया गया, और जो गवर्नमेंट का फेलियर था उसको भी उठाया गया कि गवर्नमेंट किस तरह जो है इन सोशल कह लीजिए बीमारियों को काटने में मदद नहीं कर रही। बहुत लंबे समय तक जो है ये मूवमेंट चला, हालांकि ज़्यादा बहुत देर में जाके जो है ये इस मूवमेंट को सक्सेस मिली, बट जो पॉपुलैरिटी थी इस मूवमेंट की वो बहुत ज़्यादा रही, मीडिया कवरेज बहुत ज़्यादा मिली। तो यही इस क्वेश्चन में लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि वुड यू कंसिडर द एंटी-अरेक मूवमेंट एज अ वुमेन मूवमेंट? डेफिनेटली जो इस मूवमेंट के अंदर जो सबसे ज़्यादा परेशान थी वो वुमेन ही थी, सफरर भी वुमेन भी थी, और उसकी भरपाई भी वुमेन ही कर रही थी। तो ये मूवमेंट बेसिकली वुमेन्स ने ही शुरू किया था, अलग अलग विलेजेस की वुमेन जो है दे गेट यूनाइटेड, उन्होंने डिसाइड किया कि हमारी, क्योंकि सबकी प्रॉब्लम सेम हो चुकी थी, एवरीवन वाज सफरिंग फ्रॉम सेम थिंग। ठीक है, सबके घरों में पैसा आना बंद हो गया था, सबके घरों में वायलेंस हो रहा था, सबके घरों में सारी सेविंग्स खत्म हो रही थी, मार पिटाई की जाती थी, और सोशल मेंटल टॉर्चर दिया जाता था, फिजिकल टॉर्चर दिया जाता था। तो डेफिनेटली ये एक वुमेन मूवमेंट है, और एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है वुमेन मूवमेंट का, जिसके अंदर सारी वुमेन जो है दे गेट यूनाइटेड, उन्होंने एक यूनाइटेड फ्रंट पे उन्होंने अपना मूवमेंट लड़ा और उसको सक्सेस भी दिलाई। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? व्हाई डिड द नर्मदा बचाओ आंदोलन अपोज द डैम प्रोजेक्ट्स इन द नर्मदा वैली? अब जो नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है, जो नर्मदा वैली पे बनाया जा रहा था, बोला जा रहा था कि मल्टीपर्पज़ डैम है और ये आसपास के कई डिस्ट्रिक्ट और स्टेट्स में इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाएगी, और इसमें जो है एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा, पिस्सीकल्चर भी होगा, और भी चीज़ें जो है इसके अंदर जो है इंक्लूड की जाएंगी। लेकिन जो नर्मदा बचाओ आंदोलन के ऊपर जो अपोजिशन आया था, जो मेधा पाटकर ने किया था, वो ये था कि एक्चुअली में जो डैम है, सबसे पहले डैम बनाने के लिए आपको डिफॉरेस्टेशन करना पड़ेगा, बहुत सारे लोगों को डिस्प्लेस करना पड़ेगा, और जब ये डिस्प्लेसमेंट का कोई प्रोजेक्ट आया, सामने रखा गया, तो ये बताया ही नहीं गया कि डिस्प्लेस लोगों को कहाँ पे रिहेबिलिटेट किया जाएगा, उनको एम्प्लॉयमेंट के क्या सोर्सेज रहेंगे। दूसरी बात, डैम को जब आप इस्टेब्लिश करेंगे तो आपकी नदी का पानी जो है रुकेगा, सेडिमेंटेशन होगा, एक्वेटिक लाइफ खराब होगी, और आप पानी पहुंचाएंगे तो बाहर डिस्ट्रिक्ट में पहुंचाएंगे, वहाँ के स्टेट का क्या फ़ायदा होगा? जंगल कटेगा, घर जाएगा, डिस्प्लेसमेंट होगी, अनएम्प्लॉयमेंट होगी। तो इसके ऊपर जो है मूवमेंट शुरू हुआ था कि सबसे पहले ये बताया जाए कि जो लोग सफरर हैं या जिनका कुछ भी जो है नुकसान हो रहा है, उनके लिए क्या जो है
स्टेप्स लिए जाएंगे, वो बेसिकली इस मूवमेंट का जो मेन मुद्दा था। और बाद में धीरे धीरे ये जो मुद्दे थे ये बाकी सब डैम्स के साथ जुड़ गया, क्योंकि जो प्रॉब्लम नर्मदा वैली में थी वही जो है दूसरे डैम्स में भी देखने को मिल रही थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, डू मूवमेंट्स एंड प्रोटेस्ट इन अ कंट्री स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी? यस, नॉर्मली कहा जाता है कि अगर मूवमेंट बार बार हो रहा है दैट मीन्स डेमोक्रेसी इज वर्किंग सक्सेसफुली। ठीक है, ये जितने भी मूवमेंट्स होते हैं, प्रोटेस्ट होते हैं, ये डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करते हैं। क्यों? क्योंकि आपको राइट्स, जो मूवमेंट होते हैं, प्रोटेस्ट होते हैं, दे प्रोवाइड राइट्स टू यू, वो आपको राइट्स देते हैं, राइट्स दिलवाते हैं, आपको अवेयरनेस देते हैं और आपकी अवेयरनेस बढ़ाते हैं, आपकी प्रेजेंस शो करते हैं, गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर क्रिएट करते हैं कि वो आपकी बातों को माने और सारे नॉर्म्स को फॉलो करे। और ये मूवमेंट्स होना बहुत ज़रूरी है। अगर मूवमेंट नहीं होंगे तो डेफिनेटली आपकी बात गवर्नमेंट तक नहीं पहुंची जाएगी। जैसे चिपको मूवमेंट कह लें, अगर चिपको मूवमेंट नहीं किया जाता तो हो सकता है वहाँ के सारे फॉरेस्ट ख़त्म हो जाते। अगर भारतीय किसान यूनियन नहीं होता तो हो सकता है कि किसानों की जो सफरिंग थी वो और ज़्यादा बढ़ती रहती। तो गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम बताना ही बहुत ज़रूरी है कि आप किन दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, और ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर वो दिक्कत जेन्युइन है तो उसको टाइमली सॉल्व करें। ठीक है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ प्रोटेस्ट एंड मूवमेंट टू स्ट्रेंथन द डेमोक्रेसी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि व्हाट इश्यूज डिड दलित पैंथर्स एड्रेस? ये महाराष्ट्र की एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अंदर सारे यंगस्टर्स हैं, ये अग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन है और बेसिकली ये दलित जो बैकवर्ड कम्युनिटीज़ हैं उनके लिए इस मूवमेंट को शुरू किया गया था। ये मानते थे कि दलित्स के साथ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, उनके राइट्स को एक्सप्लॉइट किया गया है, और अगर उनके लिए हम अगर कुछ कर सकते हैं तो इस ग्रुप के थ्रू ही कर सकते हैं। हमें फाइट करना चाहिए, गवर्नमेंट को जो है हमें राइट्स हमारे पूरे करने चाहिए। ठीक है, और यही इसका जो था इशू था, जो भी दलित कम्युनिटी डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रही थी अगेंस्ट अदर कम्युनिटी, उसी को ही, उन इश्यूज को उठाते हुए इस मूवमेंट को शुरू किया गया था। ये एक वायलेंट ऑर्गेनाइजेशन थी, कई बार पुलिस के साथ भी इनकी जो है झड़प हुई है, और कई बार इसको इलीगल भी बोला गया है, अगेंस्ट द लॉ बोला गया, अगेंस्ट द गवर्नमेंट बोला गया है। ठीक है, नाउ लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स, पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, हम लॉन्ग क्वेश्चंस पे ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं और पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस को इग्नोर कर देते हैं। पर इसके लिए आपको रीडिंग करना बहुत ज़रूरी है। एनसीईआरटी का हर पैराग्राफ का मतलब आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत अच्छे नंबर के साथ आते हैं, 5 मार्कर क्वेश्चन होते हैं ये। तो यू हैव टू प्रैक्टिस पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस ऑल्सो। अब इसमें क्या लिखा है? नियरली ऑल न्यू सोशल मूवमेंट हैव emerged as corrective to new maladies, environmental degradation, violation of the status of women, destruction of tribal culture, and undermining of human rights, none of which are in and by themselves transformative of the social order. They are in that way quite different from the revolutionary ideologies of the past, but their weaknesses lies in their being so heavily fragmented, and a large part of space occupied by new social movement seems to be suffering from various characteristics which have been preventing them from being relevant to the truly oppressed and poor in the form of solid unified movement of the people. They are too fragmented, reactive, and hawkish, providing no comprehensive framework of basic social change. Their being anti this or that, anti-West, anti-capitalist, anti-development, etc. does not make them any more coherent, any more relevant to oppressed and peripheralized communities. ठीक है, अब बेसिकली इसमें सोशल मूवमेंट्स के बारे में बताया गया है कि चाहे आप मालदीव्स की प्रॉब्लम लें, चाहे आप इंडिया के सोशल मूवमेंट्स या सोशल बैकवर्ड ग्रुप्स की बात करें, इनका एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है कि इनके जो इश्यूज हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, बहुत ज़्यादा फ्रेगमेंटेड है, फैले हुए हैं, गिरे हुए हैं, और इनको कोई प्रॉपर देयर इज़ नो यूनिफिकेशन, कोई पाथ नहीं है मूवमेंट की,
कोई यूनिटी नहीं है और गवर्नमेंट जो है इसको ढंग से जो है टैकल नहीं कर रही है। और इसे बोला गया कि आजकल के जो मूवमेंट्स हैं और जो पहले रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स होते थे उनमें काफ़ी ज़्यादा फ़र्क बताया गया है। और इनकी जो ये दिक्कतें हैं, जो भी इनके मूवमेंट हैं, वो डेफिनेटली इसी वजह से पूरे नहीं हो पा रहे, क्योंकि बिकॉज देयर इज़ नो यूनिटी, कोई प्रॉपर लीडरशिप नहीं है और प्रॉपर इसको जो है टैकल नहीं किया जा रहा, इसको ये नहीं देखा जा रहा कि इसका रूट कॉज क्या है, इसलिए जो है ये अभी तक सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, इससे बोला गया व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन न्यू सोशल मूवमेंट्स एंड द रेवोल्यूशनरी आइडियोलॉजीज। इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि देयर इन दैट वे क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम रेवोल्यूशनरी आइडियोलॉजीज ऑफ द पास्ट, but their weaknesses lies in their being so heavily fragmented. A large space occupied by new social movements seems to be suffering from various characteristics which have been preventing them from being relevant. अब इसे बोला गया है जो पुराने रेवोल्यूशंस थे वो कहीं और जो आज के रेवोल्यूशंस हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है डिफरेंस है। पुराने रेवोल्यूशनरी आइडियोलॉजीज इसमें बोला गया कि कहीं ना कहीं यूनाइटेड होती थी, सिंगल मोटिव होता था, लेकिन आजकल के जो सोशल मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा वेरिड है, फ्रेगमेंटेड है, बहुत जो इश्यूज़ हैं वो सामने आ गए हैं जिनको सॉल्व करना मुश्किल हो गया है। एक को सॉल्व करते हैं तो दूसरा आता है, दूसरे को सॉल्व करते हैं तो तीसरा आता है। तो पुराने रेवोल्यूशनरी आइडियोलॉजीज़ और आज के सोशल मूवमेंट्स में सबसे ज़्यादा दिक्कत ये है कि जो उनका कैरेक्टर है वही उनकी दिक्कत है, वो इतने ज़्यादा वेरिड है, इतने ज़्यादा फैले हुए हैं कि उनको सॉल्व करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, यही इसमें दोबारा बोला गया है कि व्हाट अकॉर्डिंग टू द ऑथर आर लिमिटेशन ऑफ सोशल मूवमेंट्स बिकॉज दे आर फ्रेगमेंटेड हैं और इतने ज़्यादा फैले हुए हैं कि उनकी जो रेलेवेंस है वो ख़त्म हो गई है और कोई यूनिफिकेशन नहीं है, लोग एक साथ नहीं हो रहे, कुछ किसी के साथ है, कुछ किसी के साथ है, तो उनकी जो बात है वो पूरी तरीके से गवर्नमेंट तक नहीं पहुंच पा रही है और उनकी जो इम्पोर्टेंस है, उनकी जो सिग्निफिकेंस है वो थोड़े टाइम बाद लॉस्ट हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बोला गया है इफ सोशल मूवमेंट्स एड्रेस स्पेसिफिक इशू वुड यू से दैट दे आर फ्रेगमेंटेड और दे आर मोर फोकस्ड। डेफिनेटली अगर हम किसी स्पेसिफिक इशू पे काम करते हैं तो वो फोकस्ड ही होगा, फ्रेगमेंटेड नहीं होगा। ठीक है, और जैसे कि हम BKU की बात करें, भारतीय किसान यूनियन या चिपको मूवमेंट की बात करें, क्योंकि उन्होंने एक चीज़ के लिए, एक मूवमेंट के लिए दे रिवॉल्टेड, तो डेफिनेटली जब आपका सबका फोकस एक ही तरफ होगा तो आप जब सब मिलके जो है गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डालेंगे तो डेफिनेटली गवर्नमेंट भी जो है आपकी बात को सुन पाएगी। लेकिन अगर हर कोई जो है अलग अलग इशू के बारे में बात करेगा तो एक टाइम पे बहुत मुश्किल हो जाएगा कि सब इश्यूज़ को सॉल्व किया जाए। तो इट्स बेटर टू बी यूनिफाइड, एक स्पेसिफिक इशू होना चाहिए, एक स्पेसिफिक कॉज होना चाहिए जिसके ऊपर हमें जो है धीरे धीरे एक एक करके जो है हमें इश्यूज उठाने चाहिए, सॉल्व करने चाहिए, यूनिफाइड होना चाहिए, तभी जो है हम सोशल मूवमेंट्स को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। इसमें कोई भी क्वेश्चन या कोई भी पार्ट नहीं समझ में आया होगा, डू राइट मी ऑन स्टडी खजाना।